नमस्कार दोस्तों, क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो मलयालम सिनेमा ने पिछले कुछ वर्षों में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। अगर आप सिनेमा स्टडीज़ या पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं तो आपको ब्रह्मयुगम फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म में सिर्फ 4 किरदार हैं और पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट शूट की गई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह फिल्म खास है। सिल्वर स्क्रीन में आज हम मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम को राजनीतिक दृष्टि से रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मयुगम को अगर सिर्फ एक हॉरर फिल्म मानकर देखा जाए तो शायद इसकी सबसे अहम परतें हमारी नज़र से ओझल हो जाएंगी। निर्देशक राहुल सदाशिवन की यह फिल्म भय, रहस्य और लोक विश्वास की आड़ में सत्ता, सामाजिक वर्चस्व, जातिगत भेदभाव और आज़ादी की जद्दोजहद पर गहरी राजनीतिक टिप्पणी करती है। 2024 में आई यह फिल्म 17वीं सदी के केरल की पृष्ठभूमि में रची गई है, लेकिन इसका सवाल अपने दौर से कहीं आगे जाता है। सत्ता आखिर इंसान को नियंत्रित कैसे करती है? फिल्म की कहानी थेवन नामक एक लोक गायक के इर्द गिर्द घूमती है। परिस्थितियों से जूझता हुआ थेवन जंगल में एक सुनसान और रहस्यमय हवेली में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात कोड्डूमोन पोट्टी से होती है। शुरुआत में यह हवेली उसके लिए पनाहगाह लगती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह जिस जगह को महफूज समझ रहा था वही उसकी कैद बन चुकी है। यही बदलाव फिल्म के राजनीतिक अर्थ की बुनियाद है। पोट्टी केवल एक खलनायक नहीं है, वह सत्ता की एक पूरी व्यवस्था का प्रतीक है। उसके पास संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, ज्ञान और सबसे बेहतर, दूसरों के भीतर डर पैदा करने की ताकत। वह अपने आसपास के लोगों को सिर्फ शारीरिक हिंसा से नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उनके मन और कल्पना पर भी कब्जा करता है। इस तरह फिल्म बताती है कि निरंकुश सत्ता की सबसे बड़ी ताकत भय होता है। हवेली को भी एक राजनीतिक रूपक के रूप में देखा जा सकता है। उसकी दीवारें सिर्फ पत्थर और लकड़ी की नहीं हैं, वे सामाजिक परंपरा और वर्चस्व की दीवारें हैं। जो व्यक्ति इस व्यवस्था के भीतर प्रवेश करता है उसके सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं। वह बाहर नहीं निकलना चाहता है, लेकिन सत्ता ने उसके भीतर इतना खौफ पैदा कर दिया कि मुक्ति का ख्याल भी असंभव सा लगने लगता है। फिल्म का जातिगत संदर्भ एक राजनीतिक व्यवस्था को और मजबूत करता है। थेवन की सामाजिक स्थिति उसे पहले से ही कमज़ोर बनाती है। वह एक कलाकार है, उसके पास आवाज़ है, लेकिन सत्ता के सामने उसकी आवाज़ की कोई हैसियत नहीं रह जाती। यह स्थिति उस सामाजिक ढांचे की तरफ इशारा करती है जिसमें जन्म और सामाजिक दर्जा व्यक्ति की संभावनाओं को तय करते थे। ब्रह्मयुगम इसी व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि जब समाज में कुछ लोगों को जन्म से अधिकार और दूसरों को अधीनता मिल जाए तो बराबरी का ख्वाब कैसे साकार होगा। फिल्म की सबसे दिलचस्प राजनीतिक परत यह है कि सत्ता खुद को हमेशा अत्याचार के रूप में पेश नहीं करती। वह सबसे पहले सुरक्षा देती है, फिर आश्रय देती है और अंततः उसी आश्रय को नियंत्रण में बदल देती है। पोट्टी का व्यवहार इसी सियासत को सामने लाता है। वह लोगों को अपने संरक्षण में रखता है, लेकिन बदले में उनकी आज़ादी छीन लेता है। यह उस राजनीतिक व्यवस्था का रूपक है जिसमें शासक जनता को सुरक्षा और व्यवस्था का भरोसा देकर उनके अधिकार सीमित करता जाता है। मामूटी ने पोट्टी के किरदार को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया है। उनकी खामोशी, ठहरी हुई निगाह और संवाद बोलने का अंदाज किरदार को और खतरनाक बनाता है। वह चीख कर नहीं डराते, उनका खामोश वर्चस्व ही सबसे बड़ा खौफ पैदा करता है। अर्जुन अशोक का थेवन इस दमनकारी वातावरण में आम आदमी की बेचैनी और प्रतिरोध का प्रतीक बनता है। यह फिल्म पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है, जो राजनीतिक अर्थ को और गहरा करता है।
रंगों का अभाव एक ऐसी दुनिया रचता है जहां उम्मीद लगभग गायब है। अंधेरा सिर्फ हवेली के भीतर नहीं बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था में दिखाई देता है। कैमरा, लाइट और ध्वनि मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें दर्शक भी धीरे धीरे उसी कैद का हिस्सा महसूस करने लगता है। आखिरकार ब्रह्मयुगम का सबसे बड़ा सवाल भूत प्रेत से जुड़ा नहीं बल्कि सत्ता से जुड़ा है। फिल्म पूछती है कि जब डर को व्यवस्था का आधार बना दिया जाए और सत्ता व्यक्ति की सोच पर कब्जा कर ले, तब इंसान की आज़ादी का क्या अर्थ रह जाता है। यही वजह है कि यह फिल्म महज एक हॉरर कथा नहीं बल्कि वर्चस्व, असमानता और प्रतिरोध की सियासत पर बनी एक गहरी सिनेमाई दास्तां है। इसकी असली दहशत किसी अलौकिक शक्ति में नहीं बल्कि उस सत्ता में है जो इंसान को यह यकीन दिला देती है कि उसकी गुलामी ही उसकी नियति है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।